हेलो दोस्तों, स्काई का जीके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लेकर आ गए हैं दोस्तों डेली जीके जीएस टेस्ट का अगला वीडियो दोस्तों, जिसमें हम देखेंगे जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्जाम बीपीएससी एईडीओ, बिहार दरोगा मेंस और आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी के एग्जाम में आएगा दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन जिसमें जीके जीएस पूछता है, उस एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा बोला है उत्तर प्रदेश में स्थित है, और नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर को चुनना है। ओके दोस्तों, तो इसका देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो 1 नंबर कालीबंगा है, लोथल है, आलमगीरपुर है, हुलास। आलमगीरपुर जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, और हुलास जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ओके दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा दोस्तों। 3 और 4 जो है उत्तर प्रदेश में, यानी आलमगीरपुर और हुलास जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। सही कथन को चुनना है। ओके दोस्तों, तो देख लेते हैं इसका। 1 नंबर कथन है, भारत में उसका सामना सबसे पहले तक्षशिला के शासक आम्भी से हुई थी। तो ये सही है दोस्तों, 1 नंबर जो है सही है। दूसरा है, उसका भारत में पहला सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस ने किया था। ओके दोस्तों, पोरस राजा जो था सबसे शक्तिशाली विरोध किया था। तो ये 2 नंबर कथन भी सही है। तीसरा कथन दोस्तों है, उसके द्वारा भारत पर आक्रमण के समय मगध पर मौर्य वंश का शासक था, जो गलत है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। तो ए हो जाएगा दोस्तों 2 का, केवल 1 और 2 सही है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ओके दोस्तों, कथन वाला प्रश्न है जो आने वाले एग्जाम में पूछता है, या अभी जो हाल फिलहाल में हो रहा है एग्जाम सभी में कथन वाला प्रश्न पूछता है। ओके दोस्तों, तो देख लेते हैं कथन क्या है। पहला कथन है, अर्ज ए मामलिक सन विभाग था। अर्ज ए मामलिक जो था वो सन विभाग था। तो ये सही है दोस्तों, 1 नंबर जो है सही है। दूसरा है, अर्ज ए मामलिक सेना का प्रमुख भी होता था, जो गलत है दोस्तों। इसका केवल 1 सही हो जाएगा। तो 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, केवल 1 कथन सही है, 2 गलत है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है। ओके दोस्तों, पूछा है सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सही नहीं पूछा है। तो देख लेते हैं इसका 4 का। ये नंबर है दोस्तों, दीवान ए आला आय व्यय का लेखा जोखा करता था। ये सही है दोस्तों, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा है, मीर बख्शी सन विभाग का प्रधान था। तो ये भी सही है दोस्तों, मीर बख्शी जो था वो सन विभाग का प्रधान था। तीसरा है, अल्लाह काजी जो था न्याय विभाग का प्रधान था। तो ये भी सही है दोस्तों। 4 नंबर है, बरीद सूचना का अधिकारी था। यही गलत है दोस्तों, 4 नंबर जो गलत है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, केवल 4 जो है सही नहीं है, बाकी 1, 2, 3 कथन है जो सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होमो चार्जेज और भारत से संपत्ति दोहन के महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सा निधि होम चार्जेस की घटक थी। ओके तो संघटक थी। तो देख लेते हैं इसका क्या होगा दोस्तों। 1 नंबर है, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली विधि थी होम चार्जेस। तो ये सही है दोस्तों। दूसरा है, भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि भी थी। तो ये भी सही है दोस्तों, 2 नंबर भी सही है। आगे देखते हैं। 3 नंबर है, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली विधि। ये गलत है दोस्तों, 3 नंबर जो है कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी। ओके दोस्तों, क्या मांग थी। तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन दोस्तों। ए नंबर है, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। तो यही सही हो जाएगा दोस्तों। मांग था जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम 1/3 करना। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, 6 का। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी स्थापना से है। ओके दोस्तों, केशव चंद्र सेन से संबंधित कौन है।
तो देख लेते हैं इसका आंसर दोस्तों। इसका देख लेते हैं दोस्तों 7 का। एक नंबर कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, तो ये तो गलत है दोस्तों, केशव चंद्र सेन से संबंधित नहीं है। दूसरा है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, तो ये सही है दोस्तों, दूसरा से संबंधित केशव चंद्र सेन थे। ओके दोस्तों। तीसरा है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, तो इससे भी संबंधित का था दोस्तों केशव चंद्र सेन का, तो इसका राइट आंसर केवल 2 और 3 हो जाएगा। तो 7 का आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा, केवल 2 और 3 से केशव चंद्र सेन का संबंध है दोस्तों, 1 से नहीं है। ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 2 कथन है, कथन 1 कथन 2, इन दोनों कथनों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ओके दोस्तों। तो देख लेते हैं कथन क्या क्या है। ओके दोस्तों, 8 में कथन दिया है और नीचे कूट दिया है, उससे आंसर देना है। ओके दोस्तों। तो 1 नंबर कथन है दोस्तों, महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित सांप्रदायिक अधिनिर्णय के खिलाफ आमरण अनशन पर थे, तो कथन 1 जो है सही है दोस्तों। कथन 2 देख लेते हैं, पूना समझौता का परिणाम एक संयुक्त निर्वाचक मंडल के रूप में सामने आया जिसमें दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ गई थी, तो ये भी सही है दोस्तों। तो इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। दोनों कथन अलग अलग सही है और कथन 2 कथन ए का सही स्पष्टीकरण भी है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों 8 का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के हरिजन अभियान ने किस बात के लिए कोशिश की थी। हरिजन अभियान जो था किस बात के लिए कोशिश किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का आपका दोस्तों। देख लेते हैं। एक समग्र रूप से जाति व्यवस्था पर प्रहार करना था, तो ये गलत है दोस्तों। दूसरा, हरिजनों के लिए कुआं, सड़कों और मंदिरों आदि को खुलवाना, तो 2 नंबर कथन सही है दोस्तों। तीसरा है हरिजनों के बीच सामाजिक कार्य को प्रोत्साहित करना, तो ये भी सही है दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। केवल 2 और 3 सही है, बाकी 1 जो है गलत है। ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ओके दोस्तों, सही चुनना है कथन। देख लेते हैं 1 नंबर कथन क्या है। 1 नंबर 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की सूचना देते हुए शक्ति के औपचारिक हस्तांतरण की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा की गई थी, तो 1 नंबर कथन सही है दोस्तों। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ही की गई थी इसका घोषणा। ओके दोस्तों। दूसरा है 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हुए उत्सव में महात्मा गांधी उपस्थित नहीं थे, तो ये भी सही है दोस्तों। उत्सव में महात्मा गांधी उपस्थित नहीं थे। ओके दोस्तों। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कथन दिया है, उस पर विचार करना है और आंसर उसके हिसाब से देना है। ओके दोस्तों। अब पूछा है कौन सा सही कथन है, देख लेते हैं कथन दोस्तों 11 का। 1 नंबर कथन है, भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य पर एक पृथक भाग शामिल किया गया था, जो गलत है दोस्तों। पृथक नहीं, उसको 4 के भाग 4 के क दिया गया था, नाम अलग से भाग नहीं था। ओके दोस्तों। दूसरा है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों 2002 में, याद रखिएगा ये 2002 में जोड़ा गया था। ओके दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। ओके दोस्तों। और भाग है भाग 4 के क में जोड़ा गया था दोस्तों, अलग से कोई भाग का व्यवस्था नहीं है इसमें, भाग 4 का क में इसको ऐड किया गया है। ओके दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा सही है। ओके दोस्तों, सही कथन पूछा है, तो देख लेते हैं कथन क्या क्या है। 1 नंबर कथन है, जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो उस समय राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता, तो ये सही है दोस्तों। जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा होता है उस समय अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद द्वारा इसकी बैठक में 6 सप्ताह के भीतर पुनः पारित किया जाना चाहिए, तो ये भी सही है दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 1 और 2 दोनों सही है। ओके दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 3य अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है और सही उत्तर को चुनना है, तो देख लेते हैं दोस्तों 13 का। 1 नंबर है, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, तो ये भी सही है दोस्तों 1 नंबर। दूसरा है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, तो ये भी सही है दोस्तों। 3य अनुसूची से शपथ है इसका भी। और तीसरा है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप,
ये सही है, गलत है दोस्तों। 3 नंबर है जो ओके दोस्तों, 2 नंबर सही है, 3 नंबर कथन जो है गलत है। आगे देखते हैं 4 नंबर कथन है संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप भी शामिल है तीसरा अनुसूची में। इसका सही हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। 1, 2 और 4 सही है और 3 जो है गलत है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार के संबंध में कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ओके दोस्तों, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। कथन देख लेते हैं क्या क्या है। एक नंबर कथन है विवाद में राजनीतिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न शामिल नहीं होना चाहिए, तो ये सही है दोस्तों, जो राजनीतिक मुद्दे का प्रश्न शामिल नहीं होगा विवाद में। ओके दोस्तों, दूसरा है किसी गैर शासकीय नागरिक द्वारा केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के विरुद्ध दायर मुकदमे की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में नहीं की जाएगी, तो ये भी सही है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार में दोनों कथन सही है, अच्छा से सुन लीजिएगा या लिख लीजिएगा पाउच करके दोस्तों कहीं पे। इसका राइट आंसर दोनों सही हो जाएगा दोस्तों, तो सी हो जाएगा दोस्तों इस 14 का। 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही। लोक अदालत के संबंध में पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा कौन सा कथन सही है, तो देख लेते हैं इसका 15 का। ओके दोस्तों, 1 नंबर कथन है लोक अदालत को माननीय, समनीय व असमनीय दोनों प्रकार के अपराधों में अधिकारिता प्राप्त है, तो ये गलत है दोस्तों। दूसरा है जन उपयोगी सेवा से संबंधित मामलों के निपटान के लिए अस्थायी लोक अदालत की व्यवस्था की गई है, तो ये सही है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। केवल 2 सही है। ओके दोस्तों, और 1 नंबर कथन गलत है। आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों भारतीय 16 नंबर में है भारतीय संविधान में केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की स्थापना का प्रावधान किया गया है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ओके दोस्तों, देख लेते हैं कथन 16 में क्या है। 16 नंबर कथन है दोस्तों, देख लेते हैं और कौन सा कथन सही है। ओके दोस्तों, देख लेते हैं 1 नंबर है इसके प्रत्येक राज्य के सदस्यों की संख्या चौथी अनुसूची में दर्ज की गई है, तो 1 नंबर सही है दोस्तों। उसके बाद 2 नंबर है इसके सदस्यों को निर्वाचन राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है, तो ये भी सही है दोस्तों। और 3, 4 देख लेते हैं इसके सभापति का निर्वाचन सदस्यों में से होता है, जो गलत है दोस्तों। सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है। और यह साधारण बहुमत से राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है, तो ये भी गलत है दोस्तों। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, केवल 1 और 2 सही है, 3 और 4 गलत है। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है। ओके दोस्तों, तो देख लेते हैं 17 का। 1 नंबर है दोस्तों संसदीय समिति 2 प्रकार की होती है, तदर्थ और अस्थायी समिति, तो सही है दोस्तों। दूसरा है रेलवे अभिसमय समिति और पंचवर्षीय योजना का प्रारूप समिति तदर्थ समिति के उदाहरण है, तो सही है दोस्तों। पूछेगा रेलवे अभिसमय समिति और पंचवर्षीय योजना प्रारूप समिति जो है तदर्थ समिति का उदाहरण है, तो ये सही है दोस्तों। तीसरा है विशेषाधिकार और नियम समिति, प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति एवं विधेयक से संबंध चयन और संयुक्त समिति या अस्थायी समिति का उदाहरण है, ये गलत है दोस्तों। चौथा है विभाग संबंध अस्थायी समिति है जो कार्यपालिका के कार्य की जांच करती है, तो ये भी सही है दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 1, 2 और 4 सही है, जबकि 3 जो कथन है गलत है। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो प्रवृत्त होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 का आपका सी हो जाएगा दोस्तों। 1 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ओके दोस्तों, 1 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, 18 का सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। ओके दोस्तों, सही कथन पूछा है, तो देख लेते हैं इसका 19 का। 1 नंबर कथन है दोस्तों राष्ट्रपति इसे केवल मंत्रिमंडल से लिखित सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही घोषित कर सकता है, तो 1 नंबर कथन सही हो जाएगा आपका। 2 नंबर देखते हैं दोस्तों। 2 नंबर कथन है दुर्भावपूर्ण अभिप्राय के आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, जो गलत है दोस्तों। 2 नंबर कथन गलत है। 3 नंबर है इसकी घोषणा संपूर्ण देश में या देश के केवल एक भाग पर लागू हो सकती है, जो
सही है दोस्तों। एक राज्य में भी राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है, इसलिए 1 और 3 सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ए हो जाएगा दोस्तों। केवल 1 और 3 जो है कथन सही है, 2 नंबर कथन गलत है। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, राज्य चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। ओके दोस्तों, राज्य चुनाव आयोग से संबंधित कथन है, देख लेते हैं इसका। एक नंबर कथन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य चुनाव आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था। तो ये सही है दोस्तों। 73वें संविधान संशोधन के तहत राज्य चुनाव आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था। एक नंबर कथन है जो सही है। पूछेगा किस संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया था, तो 73वां हो जाएगा दोस्तों, जो 1992 में हुआ था ये संशोधन। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। दूसरा कथन है यह राज्य के विधानमंडल, पंचायत और नगर निकायों के चुनाव आयोजित करने की शक्ति रखता है, जो गलत है दोस्तों। आगे देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा दोस्तों। केवल 1 कथन सही है, 2 जो है गलत है। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है दोस्तों और आंसर बताना है। ओके दोस्तों, सुमेलित करना है इसको और इसमें से कूट में से आंसर बताना है आपका। तो इसका देख लेते हैं दोस्तों। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा दोस्तों, तो सबसे ऊंची चोटी तो इसका गार्डविन आस्टीन है दोस्तों। तो ए का हो जाएगा 2 हो जाएगा दोस्तों। K2 यानी गार्डविन आस्टीन जो हो जाएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा दोस्तों, तो सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है, तो ये बी का 1 हो जाएगा दोस्तों। और सी जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, तो डोडो बेटा है दोस्तों, तो सी का 4 हो जाएगा। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो सैंडल पीक है दोस्तों, तो डी का 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। ओके दोस्तों, डी हो जाएगा 21 का। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर में मिलान करना है। ओके दोस्तों, देख लेते हैं 22 नंबर मिलान करना है और मिला देते हैं इसको दोस्तों। बुग्याल शब्दावली का संबंध किससे है दोस्तों, तो ए का हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा दोस्तों। ये ग्रीष्मकालीन घास भूमिका जिसका उपयोग भोटिया जनजाति द्वारा पशु चारण के लिए किया जाता है, उसे बुग्याल कहते हैं। ओके दोस्तों, दूसरा है ये क्रोकोडाइल द्वीप से संबंधित है दोस्तों। ये मन्नार की खाड़ी से हो जाएगा दोस्तों। मन्नार की खाड़ी में एक मूंगा निर्मित संरचना जहां पादपों और जंतुओं की प्रजाति पाई जाती है, यह मन्नार खाड़ी के जैवमंडल रिजर्व का भाग है, क्रोकोडाइल द्वीप। ओके दोस्तों, आगे देख लेते हैं। सी है दोस्तों एरामाला। एरामाला क्या है दोस्तों, तो यह है आंध्र प्रदेश की एक पर्वत श्रेणी जो कि पूर्वी घाट का एक अंग है, तो सी का 4 हो जाएगा दोस्तों। आगे एक बचा दोस्तों आपका जायद। जायद जो है दोस्तों ये है फसल है दोस्तों, तो ये 2 हो जाएगा। डी का 2 हो जाएगा दोस्तों। खरीफ और रबी के अलावा यह ग्रीष्मकालीन फसल का प्रतीक है। इसमें मुख्यतः सब्जियां तथा फल उत्पादित होते हैं जायद फसल में, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 3, 1, 4, 2 अच्छा से और इसको पॉज करके याद कर लीजिएगा दोस्तों। फेमस क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बन सकता है बहुत सारा। आगे देखते हैं। आगे 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। कथन दिया है और कारण दिया है, पूछा है आंसर क्या होगा। ओके दोस्तों, तो देख लेते हैं 23 का कथन क्या है। ये है दोस्तों, एक कथन ये है, कावेरी नदी प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ लगभग पूरे साल बहती है। तो कथन 1 जो है सही है कावेरी नदी के बारे में। कारण इसका है दिया है दोस्तों, कावेरी नदी के अपवाह क्षेत्र के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून और निचले क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, तो ये भी सही है दोस्तों। तो इसका ए हो जाएगा दोस्तों। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है, तो इसका राइट आंसर 23 का ए हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। भारतीय जलवायु के संबंध में हिमालय पर्वत की भूमिका से संबंधित नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। सही कथन चुनना है दोस्तों, तो देख लेते हैं इसका। 1 नंबर कथन है, हिमालय पर्वत की एक जलवायु विभाजक की भांति कार्य करता है, तो सही है दोस्तों। हिमालय पर्वत जो है एक जलवायु विभाजक की भांति कार्य करता है हिमालय पर्वत, याद रखिएगा, पूछ भी सकता है इसको दोस्तों। 1 नंबर कथन जो सही है। दूसरा कथन है, हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण भी बनता है दोस्तों, तो ये भी सही है। वर्षा का कारण भी हिमालय पर्वत है और जलवायु विभाजक की भांति भी कार्य करता है हिमालय पर्वत, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। 1 और 2 दोनों सही है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर में दोस्तों कथन दिया है, कथन पर विचार करना। एक कथन इधर दिया है, ऊपर देख सकते हैं कितने कथन है।
ऊपर भी एक कथन दिया है दोस्तों और पूछा है कौन सा कथन सही है। ओके दोस्तों, तो देख लेते हैं इसका हम 25 का दोस्तों कथन। पहले 1 नंबर नीचे दिया है, उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। 1 नंबर कथन बोल रहा है 25 का, लौटती हुई मानसून पौने बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके दक्षिण पूर्व मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती है, जो गलत है दोस्तों। 1 नंबर कथन जो है गलत है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों दूसरा कथन है दोस्तों, शीतकालीन ओलंपिक में शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि पश्चिमी विक्षोभ के आने का पूर्व संकेत है दोस्तों। तो 2 नंबर कथन जो है सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। केवल 2 है जो सही है, 1 नंबर कथन गलत है। आगे देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन, 2004 के सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं और मैंग्रोव सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं। दोस्तों मैंग्रोव पूछा है, बोला है दोस्तों कि मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकता है और मैंग्रोव सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं। ओके दोस्तों, मैंग्रोव सुरक्षा बाड़े पूछा है, तो इसका देख लेते हैं दोस्तों आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 26 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा दोस्तों। मैंग्रोव के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भट्टे से नहीं उखड़ते हैं, जो इस प्रकार कार्य करता है दोस्तों मैंग्रोव सुरक्षा बाड़े के रूप में। ओके दोस्तों, तो राइट आंसर डी हो जाएगा 26 का। आप लोग देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ओके दोस्तों, सही कथन पूछा है, तो देख लेते हैं इसका कथन क्या है दोस्तों 27 का। 1 नंबर कथन, तो विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे कम होता है, जिसके कारण यहाँ निम्न वायु दाब होते हैं, जो गलत है दोस्तों। 1 नंबर कथन जो है वो गलत है दोस्तों, 1 नंबर सही नहीं है। ओके दोस्तों, दूसरा है विषुवत रेखा पर तीव्र धरातलीय क्षैतिज पवनें चलती है, ये भी गलत है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। न तो 1 न ही 2 सही है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 का आपका। देख लेते हैं दोस्तों कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं इसका 28 का दोस्तों। ये चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को होता है, जो गलत है दोस्तों। दूसरा, चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच जाता है, तो ये भी गलत है दोस्तों। सी है, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, अमावस्या को होता है, तो ये भी गलत है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये सही है। सूर्य ग्रहण जो है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन होता है। ओके दोस्तों, सूर्य ग्रहण जो होता है अमावस्या के दिन होता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और चंद्र ग्रहण जो होता है प्रत्येक पूर्णिमा के दिन होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा के दिन नहीं होता है, इसलिए ये गलत है दोस्तों। और चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और चंद्रमा जो होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है चंद्रमा, ये गलत है दोस्तों। चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा बीच में आता है। ओके दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आएगा तब चंद्र ग्रहण लगता है, तो बी नंबर इसलिए गलत है दोस्तों। और सी जो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, तो ये राइट आंसर होगा दोस्तों। प्रत्येक नहीं लगना चाहिए। ओके दोस्तों, प्रत्येक पूर्णिमा के दिन ग्रहण नहीं लगता है या प्रत्येक अमावस्या के दिन ग्रहण नहीं लगता है। ओके दोस्तों, डी नंबर है, दक्षिण आयनात के दौरान सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है, जो गलत है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका 28 का। सूर्य ग्रहण जो होता है अमावस्या के दिन होता है, और प्रत्येक लगा देगा तो गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रत्येक अमावस्या या प्रत्येक पूर्णिमा के दिन कोई ग्रहण नहीं लगता, किसी पूर्णिमा के दिन और किसी अमावस्या के दिन लगता है। और याद रखें, चंद्र ग्रहण हमेशा कब लगेगा, तो पूर्णिमा के दिन लगेगा, और सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन लगेगा। आगे देखते हैं। आगे 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे ठंडे स्थान ध्रुवों के निकट स्थित है, निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन को सबसे उपयुक्त कारण है। बोला है दोस्तों पृथ्वी पर सबसे ठंडा जो ध्रुवों के निकट होता है, और कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है इससे संबंधित। तो देख लेते हैं दोस्तों 29 का। ए नंबर दोस्तों, ध्रुव निम्न कोणीय सूर्य ताप प्राप्त करते हैं, क्योंकि सूर्य ताप क्षितिज के ऊपर सूर्य के कोण पर निर्भर करता है, तो यही हो जाएगा इसका कारण कथन
सबसे उपयुक्त कारण यही हो जाएगा दोस्तों, जिससे पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान ध्रुवों के निकट में होता है। ओके दोस्तों, तो इसका हो जाएगा ध्रुव निम्न कोणीय सूर्यताप प्राप्त करते हैं क्योंकि सूर्यताप क्षितिज के ऊपर सूर्य के कोनों पर निर्भर करता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, वीडियो लंबा हो गया, आज का लास्ट क्वेश्चन यही है दोस्तों, देख लेते हैं इसको। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों को पृथ्वी के सतह से ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित कीजिए। ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित करना है इसको दोस्तों, मध्यमंडल, क्षोभमंडल, समताप मंडल और बाह्यमंडल। ओके दोस्तों, तो देख लेते हैं कई इसका क्या हो जाएगा। 30 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। पहले क्षोभमंडल आएगा दोस्तों, ऊपर से नीचे व्यवस्थित करते हैं दोस्तों, ऊर्ध्वाधर यानी खारा ऊपर से नीचे करना है। ओके दोस्तों, तो पहले क्षोभमंडल हो जाएगा, उसके बाद समताप मंडल आएगा दोस्तों, उसके बाद मध्यमंडल आएगा, उसके बाद लास्ट में दोस्तों बाह्यमंडल आएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, 2, 3, 1, 4। ओके दोस्तों, क्षोभमंडल जो है 1 नंबर पे आएगा, उसके बाद समताप मंडल आएगा 2 पे दोस्तों, उसके बाद 3 पे मध्यमंडल आएगा और 4 पे आएगा दोस्तों, 4 पे आएगा बाह्यमंडल। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों 30 का, 2, 3, 1, 4। ओके दोस्तों, तो ये रहा आपका टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जीके जीएस से संबंधित, जो आने वाले सभी एग्जाम में पूछेंगे दोस्तों, जिसमें जीके जीएस आएगा। ओके दोस्तों, तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल इसका जीके को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।